नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चीन पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। सीमा विवाद पर भारत चीन की होगी अहम बैठक। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिलेंगे अजीत डोभाल। सर्जियो गौर का बड़ा दावा। पीएम मोदी ट्रंप बैठक में भारत नहीं चाहता था सवाल जवाब। गौर के दावों पर बोला भारत, ट्रंप के अप्रत्याशित व्यवहार को लेकर भारत सतर्क। राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर सियासी घमासान। सीएम योगी ने कांग्रेस को जमकर लताड़ा। राहुल गांधी पर हमला कर बोले भारत की परंपरा, विरासत और मूल्यों को कोसना उचित नहीं। 2029 में ही हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन। आज जेपीसी की बैठक में प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के कई नेता रहे मौजूद। बैठक में कांग्रेस और ममता की टीएमसी ने जताया विरोध। चिदम्बरम बोले ये असंवैधानिक। अभिजीत दीपके ने शुरू की अब चिट्ठी पॉलिटिक्स। सभी शिक्षा मंत्रियों के नाम लिखी चिट्ठी। चिट्ठी में 6 महत्वपूर्ण जानकारी देने की अपील। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात सीमा विवाद पर भारत चीन की अहम बैठक की। भारत और चीन के बीच में वर्षों से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने और बिगड़े रिश्तों को सुधारने के लिए एक बड़ी बैठक होने जा रही है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच गए हैं। मंगलवार यानी कि कल उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से होगी। दोनों नेताओं के बीच में सीमा मुद्दे पर 25वें दौर की खास बातचीत होगी। अजीत डोभाल की इस यात्रा को भारत और चीन के बीच उच्च स्तरीय संवाद की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सर, अजीत डोभाल बीजिंग में मौजूद है, क्या ये सीमा विवाद जो है वो सुलझ सकता है? देखिए, सीमा विवाद तो इतना आसानी से नहीं सुलझेगा और ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए बताया जा रहा है, जैसा कि लग रहा है कि वहां 25th राउंड ऑफ टॉक्स होंगे। पहले भी लगातार बातचीत हो रही है। हम पीछे नहीं हटेंगे, चाइना भी पीछे नहीं हटेगा। तो बात कुछ और हो रही है। बात पाकिस्तान की होने जा रही है। पाकिस्तान में जिस तरह का इंटरनल डिस्टर्बेंस है, जिस हिसाब से पीओके के अंदर बवाल मचा हुआ है और चाइनीज इंटरेस्ट वो खतरे में आ गया है। मतलब जो वहाँ चाइनीज प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, राइट फ्रॉम पीओके टू ग्वादर, पाकिस्तान में वो सुरक्षित नहीं है। जिस तरह की सरकार वहाँ पे चल रही है, वो चाइनीज प्रोजेक्ट्स की हिफाजत नहीं कर सकता। तो क्या अल्टरनेटिव सिस्टम वहां पे लागू किया जा सकता है? मतलब ये कि वहां चर्चा एलएसी से ज्यादा एलओसी की होने वाली है। मतलब चाइना और इंडिया के बॉर्डर के बारे में बातचीत नहीं, ज्यादा बातचीत वहां पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर चर्चा होगी। और इसलिए ये मुलाकात और ये विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। जी, चलिए बात अगली खबर की। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने एक बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि फ्रांस में G7 समिट के दौरान भारत ने खास तौर पर अमेरिका से कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के समय पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जाए। सर्जियो गौर ने बताया कि ट्रंप शुरू में इस बात के लिए मान गए थे, लेकिन बाद में शायद ये बात उनके दिमाग से निकल गई और उन्होंने पत्रकारों को सवाल के लिए बुला लिया, जिसके कारण ये बातचीत 45 मिनट के मीडिया सेशन में बदल गई। साथ ही इन दावों पर सरकार ने कहा कि ट्रंप से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल उनके अप्रत्याशित व्यवहार को लेकर सतर्क रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के साथ उनकी बातचीत के दौरान भी ऐसा व्यवहार देखने को मिली। इसी वजह से भारत की ओर से सावधानी बरती जा रही है। सर, सर्जियो गौर जो बातें कह रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, उस दावों में कितना दम है? देखिए, अगर उनकी बात को सही मान ली जाए जी कि चलिए ऐसा हुआ, तो सर्जियो गौर ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि उनका राष्ट्रपति भुलक्कड़ है। कमिटमेंट देने के बाद वो यूटर्न ले लेता है। यही बात हुई ना। क्या कहानी उसने बताई कि जब मुलाकात हो रही थी तो सर्जियो गौर से ट्रंप ने पूछा कि व्हाट इंडियंस आर आस्किंग, कि इंडिया वाले कुछ क्या उम्मीद रख रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि भाई इसको जो है सिर्फ प्रेस ब्रीफिंग के रूप में रखा जाए, ओपन सेशन क्वेश्चन आंसर नहीं रखा जाए। ठीक,
उन्होंने कहा भाई ठीक है, लेकिन वहां जाते ही वो उलट गए। वो अचानक भाषण खत्म हुआ, उनका ब्रीफ खत्म हुआ, उन्होंने कह दिया एनी क्वेश्चन, और चीजें एक के बाद एक होती चली गई और 45 मिनट का ये ओपन सेशन हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप से भारत ने रिक्वेस्ट क्यों किया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें करते हैं और उनकी जो नीतियां होती है बिल्कुल मैच नहीं करती। आपके सामने उदाहरण है, चाहे वो वेनेजुएला का मसला हो, चाहे वो ग्रीनलैंड का मसला हो, चाहे वो टैरिफ का मसला हो, चाहे वो ईरान वॉर का मसला हो, चाहे अभी लेटेस्ट चीन का मसला हो। अभी अचानक कहा गया भाई चीन के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, इकोनॉमिक वॉर शुरू कर देंगे। आप हर 2 दिन के बाद अपने बयान से पलट जाते हो, तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी इतनी लो है, हमारे प्रधानमंत्री की नहीं है। हम जो बोलेंगे वही काम करेंगे और पलटेंगे नहीं। आप बार बार पलट जाते हो और ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन ना आए कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर के दौरान आप कह दो कि हमने वॉर रुकवा दिया, तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। तब प्रधानमंत्री मोदी को कहना पड़ेगा कि नहीं, आपकी वजह से वॉर नहीं रुका गया है, एंड इफ यू वांटेड प्ले दिस इन फ्रंट ऑफ द होल मीडिया, तो वो भारत को मंजूर नहीं था। तो एक बहुत ही सिंपल बात थी कि प्रोटोकॉल का मसला था। इससे 2-3 बातें बिल्कुल साफ हो जाती है कि दिस मैन कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप, ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड। वो 5 मिनट में जो है यू टर्न ले लेता है। नंबर 2, जिस तरह की बदतमीजियां वो दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के साथ वो कर चुका है, वो हिंदुस्तान के साथ करने की जरूरत ना करे या वैसा मौका ना मिले उसे, इसलिए उन्हें कहा गया कि क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं होगा। और तीसरी बात कि आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी खराब हो गई है कि लोग आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी हिचकिचाते हैं। जी, अब बात राहुल गांधी की मनुस्मृति वाले बयान पर मचे बवाल की। पुणे में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर कड़ा प्रहार करते हुए कई सारे बयान दे डाले। उनके बयान को लेकर राजनीति काफी गर्म है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को जमकर लताड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि राहुल गांधी देश की बेटियों को भड़काने और युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय परंपरा में मनुस्मृति की अच्छाइयों और काल गणना के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। योगी ने राहुल को एक गैर जिम्मेदार नेता बताते हुए विरासत का सम्मान करने की सलाह दी है। साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने राहुल पर जमकर हमला बोला है। सर, जब से राहुल गांधी ने यह बयान दिया है, कई सारे बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन सीएम योगी ने तो आज जमकर लताड़ दिया। बिल्कुल लताड़ना चाहिए। और 2 शख्स को भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया कि ये जो बदतमीजियां राहुल गांधी कर रहे हैं उसका जवाब देने के लिए एक तरफ स्मृति ईरानी को आगे किया गया और योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि भाई आप हिंदू धर्म के ऊपर अटैक करने की आपकी आदत हो गई है। मनुस्मृति का कवर भी नहीं देखा होगा राहुल गांधी ने। मनुस्मृति का एक सेंटेंस पढ़ना, उसको समझना, ये राहुल गांधी की हैसियत के बाहर की चीज है। बात बहुत ही सिंपल, इस चीज को समझिए। वो न हिंदी ढंग से पढ़ सकते हैं न संस्कृत। मनुस्मृति अंग्रेजी में नहीं लिखा हुआ है और उसको जब आप पढ़ ही नहीं सकते, समझेंगे खाक आप। तो आपको कहा जा रहा है कि भाई ऐसे, भाई ये वही आदमी है ना कि जो हिंदुस्तान में ये कहते हैं कि भाई मंदिर में लड़की छेड़ने वाले लोग जाते हैं, यही कहते हो ना। दरगाह में कौन जाता है, चर्च में कौन जाता है, बोलने की हिम्मत है? नहीं है। अचानक से आपको ये लग रहा है कि आपने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। तो योगी आदित्यनाथ, भाई उनका ये सब्जेक्ट है भाई। उन्होंने कहा कि भाई मनुस्मृति पढ़ना है और समझना है तो आपको अथर्ववेद का ज्ञान होना चाहिए। अब अथर्ववेद तो राहुल गांधी प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते। समस्या ये है ना, ये क्रिश्चियन मदर से इनकी पूरी परवरिश हुई है। घर में ये बाइबल का अध्ययन करते हैं,
ये बाहर आकर के अपने आप को जो है कोई कौल ब्राह्मण बताते हैं, तो ये तो फर्जीवाड़ा इनके पूरे इसमें है। और रही बात महिलाओं को लेकर के कि महिलाओं को कंट्रोल किया जाता है, तो अपनी माताजी से पूछना चाहिए, क्या इटली में कोई दूसरा व्यवस्था है क्या? इटली में तो हिंदुस्तान से भी ज़्यादा, और बार बार आप कहते हो कि हिंदुस्तान जो है उसकी खूबसूरती वो विविधताओं में है, तो आप ये बताओ कि क्या आपने भारत के समाज के बारे में पढ़ा है कि हिंदुस्तान में कितनी ऐसे समाज हैं जहां अभी भी परिवार माताओं से चलती है, मैट्रिलिनियल सोसाइटी अभी भी हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करता है। और ये बात कोई भूलने की नहीं है कि महिलाएं हिंदुस्तान में इतनी आज़ाद हुआ करती थी कि कौन उसका वर होगा, वो चुनने का अधिकार महिलाओं को था, वो चुनने का अधिकार महिलाओं को था। ये तो मुसलमानों ने जब से हिंदुस्तान पे कब्जा करना शुरू किया, रेप करना शुरू किया, बलात्कार करना शुरू किया, और एज ए बूटी महिलाओं को वो ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल करते थे, उसकी वजह से हिंदू समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए। अदरवाइज जो व्यक्ति हिंदुस्तान की पौराणिक संस्कृति को से जो वाकिफ होगा, वो कभी इस तरह की नादानियां नहीं करेगा जो राहुल गांधी कर रहे हैं। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। 129वें संविधान संशोधन बिल पर जेपीसी का मंथन जारी है। आज जेपीसी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी के अलावा जेपीसी के मेंबर और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पी चिदम्बरम ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा सागरिका घोष, सांसद सुप्रिया सुले भी बैठक में नजर आई। बता दें कि विपक्षी दल वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं। बैठक के बाद जेपीसी चेयरमैन पीपी चौधरी ने कहा कि ज्यादातर स्टेक होल्डर्स एक साथ चुनाव के पक्ष में हैं। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन 2034 की जगह 2029 में ही लागू हो सकता है, यानी कि 2029 में ही लोकसभा के साथ साथ राज्यों के चुनाव भी एक साथ हो सकते हैं। तो वहीं पी चिदम्बरम ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव का विरोध किया है। उन्होंने संसद की संयुक्त समिति के सामने इसे राक्षसी और असंवैधानिक पहल बताया। साथ ही कई विपक्षी नेताओं ने विरोध जताते हुए बयान भी दिए हैं। सर, क्या वाकई में 2029 में एक साथ चुनाव हो सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा ये है कि 2029 में न सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन हो, साथ ही साथ डिलिमिटेशन भी हो और महिलाओं का भी आरक्षण हो। ये क्लैरिटी से आप समझ लीजिए, ये हिंदुस्तान चाहता है। देश की सरकार इसके लिए मेहनत कर रही है और इसलिए जेपीसी को बकायदा बहुत ही वॉर फुटिंग पे मीटिंग्स करने के लिए कहा गया है। आज चिदम्बरम साहब को बुलाया गया, किस हैसियत पे? क्योंकि वो गृह मंत्री रह चुके हैं। साथ ही साथ बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स, इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूट और पद्म अवार्डीज, माने जिनको पद्म अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस तरह के लोगों को बुलाया गया था। सारे लोगों ने कहा कि नहीं, होना चाहिए, बहुत समय बर्बाद होता है इलेक्शन में, पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं, टाइम भी बर्बाद होता है। एक बार आप इलेक्शन कर लीजिए, 5 साल सारे लोग जो है देश के विकास के लिए अपना काम करें। ये पॉलिटिकिंग बार बार नहीं है। लेकिन चिदम्बरम साहब ने कह दिया कि भाई ये राक्षसी है और ये असंवैधानिक है। तो ये राक्षसी और असंवैधानिक सिस्टम ये क्या बाबा भीमराव अंबेडकर ने लागू किया, या नेहरू ने अप्लाई किया, या पटेल ने अप्लाई किया? क्योंकि 1967 मतलब 1947 में आज़ादी मिली, 1967 तक हिंदुस्तान में एक ही बार में चुनाव हो रहे थे। ये कांग्रेस की सरकार, नेहरू की सरकार, एक ही बार हर जगह चुनाव होता था। ये 67 के बाद वो धीरे धीरे ये प्रथा जो है डाइल्यूट होता गया कि कहीं आपने सरकार गिरा दी, कहीं आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, कहीं आपने इमरजेंसी लगा दी, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। इसलिए वो जो पूरा जो टेबल है वो बिगड़ गया और आज हम स्थिति में हैं कि हर 6 महीने 7 महीने के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो अब चिदम्बरम साहब को बताना चाहिए कि क्या नेहरू दानवीय सिस्टम चला रहे थे या अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम चला रहे थे। तो ये बेकार की बातें हैं। समस्या क्या है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज, इनके पास न रिसोर्सेज है, न दम है और ना ही इस तरीके से कि एक साथ हर राज्य का चुनाव
और केंद्र का चुनाव करवा सके, उसके लिए इनके पास कैलिबर ही नहीं है। आप इस बात को समझिए। बहुत सारे स्टेट की पार्टियां तो एग्री कर जाएंगी कि उनको एक ही राज्य में चुनाव लड़ना है, तो एक साथ केंद्र का भी हो जाए, राज्य का भी हो जाए, दे विल बी कंफर्टेबल। लेकिन कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि वो तो ना घर के रहेगी ना घाट के रहेगी, इसलिए जो मुंह के पास जो भी शब्द आता है कि राक्षसी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने देश के सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने शिक्षा मंत्रियों से 6 जानकारी देने की अपील की। इसमें उन्होंने स्कूल के मरम्मत कार्य, खाली पदों की संख्या, स्कूलों के लिए पैसे का आवंटन समेत कई अन्य जानकारी देने का आग्रह किया है। देश के शिक्षा मंत्रियों को लिखी चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि भारत को आजाद हुए 80 साल हो चुके हैं, फिर भी कई सरकारी स्कूलों में बच्चों के पीने के लिए साफ पानी, वॉशरूम, अच्छे क्लासरूम या बैठने के लिए बेंच जैसी बुनियादी सुविधाएं तक सीमित नहीं है। सर, एक तरफ तो चिट्ठी आती है, लेकिन साथ ही एक ऐलान भी कर दिया गया है कि 5 सितंबर को ये फिर से एक बार मार्च निकालने जा रहे हैं। देखिए, तिलचट्टे है ना, पदचाप सुनते ही वो बिल में घुस जाते हैं, है ना। अब इस चीज को समझिए, चिट्ठी क्या है भाई। तुम्हारा आका ये नटवरलाल केजरीवाल, वो तो आरटीआई करता था। आपको ये जानकारी लेनी है, आरटीआई कर दो, चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग एग्जैक्ट डाटा कि कितना स्कूल बना है, क्या बना है, पिछली बार, आरटीआई डालो, दे विल बी फोर्स टू रिप्लाई। ये देश का कानून है। आपकी चिट्ठी का जवाब नहीं मिलेगा, अभी चिट्ठी क्यों लिख रहे हो। अब ध्यान से समझिए। अभी तो इसने कहा था कि हम राजस्थान जाएंगे, रामपुरा जाएंगे, वहां पे हम प्रोटेस्ट करेंगे। नहीं जा सकते, क्यों? पिट जाएंगे। लातूर में 5 एफआईआर, महाराष्ट्र में जगह जगह पे एफआईआर, राजस्थान में एफआईआर। ये जो स्कूल के अंदर जाकर के तमाशा करने की जो नौटंकी थी, इनको समझ में आ गया कि अब तो पिटा जाएंगे, जहां जाएंगे वहीं मार खाएंगे। जोधपुर में भी पिट गए, जयपुर में पिटे, जोधपुर में पिटे। यूपी में डर के मारे हालत खराब है सबकी कि उधर जा ही नहीं सकते। हर राज्य में यही सिस्टम है। तब आप कैसे उस नौटंकी से अपने आप को विड्रॉ करोगे? तो आप अगर जुबान के पक्के होते, तिलचट्टे नहीं होते, तो आपको तो आज वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब मिल माल करके जो एग्जीक्यूटिव कमेटी तुमने बनाया है, उसकी मीटिंग करने के बजाय जयपुर में होना था। तो जयपुर गए नहीं, क्योंकि डर लग गया कि फिर केस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर हम अमेरिका कैसे भागेंगे। तो आपने क्या किया कि चलो भाई, यही सारी चीज़ों को जो इंस्पेक्शन करने जाते हैं चिट्ठी के फॉर्म में कर देते हैं, जवाब नहीं आएगा लेकिन मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो ठीक है, ये मामला खत्म कर देंगे, लेकिन फिर क्या करेंगे? तो एक काम करते हैं कि 5 तारीख का ऐलान कर देते हैं कि हम जो है, सरकार ने वादा खिलाफी कर दिया। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आया है। आपको देश के जुडिशरी के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, तभी तो आप कह रहे हो कि भाई हम आंदोलन करेंगे फिर से। और कहां से करेंगे? देखिए ट्रिक, जंतर मंतर में करेंगे तो परमिशन मिल जाता कि लो भाई परमिशन ले लो, कहते भाई रामलीला मैदान तो लो परमिशन ले लो। आपने उस जगह से शुरुआत करने की बात कही है जहां से परमिशन अलाउड ही नहीं है, वहां परमिशन मिलेगा ही नहीं। तो आपने जानबूझ करके अब कह दो भाई प्रधानमंत्री के घर के सामने से जो है हम प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे, राष्ट्रपति भवन से निकालेंगे, इसका परमिशन नहीं मिलेगा तो ये क्या होगा? फिर कन्फ्रंटेशन होगा। लेकिन वॉट एवर सेड एंड डन, केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को इस बार तो इनका इलाज करना पड़ेगा। आप जो है जिस तरह से इसको ट्रीट कर रहे हैं ना, इन तिलचट्टों को जिस तरह से आप लोगों ने शेर बना दिया है, जिसकी वजह से हर जगह ये नाटक नौटंकी कर रहे हैं, इसका तो इलाज करना पड़ेगा। और अगर ये लोग 5 तारीख को, हालांकि लोग नहीं आएंगे, सब कुछ आम आदमी पार्टी के लोग रहेंगे, कुछ उसी के चट्टे बट्टे रहेंगे, कुछ तिलचट्टे नजर आएंगे आपको, 100-150 के भीड़ होगी। अगर इनको उठा करके सीधे आपने जेल में नहीं डाला, तब सरकार की साख जो है वो भी बीजेपी के समर्थकों की नजरों में
वो बहुत खराब हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।